नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक चालकोलिथिक एंड कॉपर होड़ के संबंधित कुछ बड़े ही ब्रीफ इंफॉर्मेशन के बारे में। जी दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से कॉपर होड़ कल्चर, जिसे दोस्तों हम आप सभी ताम्र निधि काल के रूप में जानते हैं, इसके साथ में दोस्तों जो चालकोलिथिक पीरियड है, जिसे हम दोस्तों ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में जानते हैं, उन दोनों पॉइंट को दोस्तों हम यहाँ पे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम लगातार आर्कियोलॉजी और साथ ही दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित जो कंटेंट है आप सभी के साथ दोस्तों साझा करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चालकोलिथिक पीरियड और कॉपर होड़ कल्चर के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने एक बात, बड़ी कहावत सुनी भी होगी कि मनुष्य के द्वारा जिस पहली धातु का प्रयोग किया गया वह धातु थी तांबा। कॉपर जो है मनुष्य ने सबसे पहली बार उपयोग में लाए जाने वाली धातु रही है। ऐसे में दोस्तों जब आप देखते हैं कि यह जो धातु है, इनसे बने हुए उपकरण जिस काल से मिलने शुरू होते हैं, तो वहां से हमें जब कॉपर के उपकरण और साथ में उनसे जब पत्थर के उपकरण, दोनों चीजों के जब उपकरण हमें मिलने शुरू होते हैं, तो वह काल कहलाता है ताम्र पाषाणिक संस्कृति का काल, चालकोलिथिक पीरियड का काल। इसको समझेंगे कैसे बेटे? बहुत आसान है। देखिए, हम जब चालकोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखो बेटे, दो टर्म इसमें मिलता है, एक ताम्र और दूसरा पाषाण। मतलब जो चालकोलिथिक पीरियड है, इसमें बेटे जो टूल्स है ना, जो टूल्स हैं, जो उपकरण हैं, वह दो चीजों के बन मिलते हैं। एक तो ताम्र मतलब तांबे का, प्लस दूसरा जो है पाषाण मतलब पत्थर के, मतलब कॉपर और स्टोन के बने हुए दोनों प्रकार के उपकरण जो है वह हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि यह जो संस्कृति है, इन दोनों प्रकार के उपकरणों के मिलने के वजह से इस संस्कृति को हम लोग चालकोलिथिक संस्कृति अर्थात ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में जानते हैं। अब यदि आपने इस चालकोलिथिक संस्कृति को देखा और समझा होगा तो आपको पता होगा कि कैसे जो है इस संस्कृति से अन्य कई सारी जो अन्य संस्कृतियां हैं, उनका जो विकास है, उनका जो प्रमाण है, वह हमें देखने को मिलता है। तो अब सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में जो तांबे के प्रयोग के प्रमाण हैं, वह उनकी प्राचीनता 3000 ईसा पूर्व से जो है हमें देखने को मिलने लगती है। तकनीक की दृष्टि से यदि हम देखें तो ताम्र पाषाण कालीन जो अवस्था है वह कांस्य युगीन संस्कृति, जिसको कि हम लोग सैंधव सभ्यता कहते हैं, उसके पहले आती है। यदि हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये जो आपकी चालकोलिथिक कल्चर है, नियोलिथिक के पहले वाला जो काल है, सॉरी नियोलिथिक के बाद वाला और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले वाला जो काल है, वहां पे चालकोलिथिक पीरियड जो है आता है। यही तो कारण है कि यहां से कॉपर और साथ में जो स्टोन के बने हुए जो टूल्स हैं वह दोनों प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इसको चालकोलिथिक पीरियड के रूप में जानते हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के रूप में जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला? टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यदि हम क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की देखें, परंतु कालक्रम के अनुसार की दृष्टि से देखें तो भारत में सैंधव सभ्यता की कांस्य संस्कृति पहले आती है और ताम्र पाषाण संस्कृति यहां बाद में आती। समझिएगा, देखिए इसको याद कैसे करेंगे बेटे? हमने कहा यदि हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह नियोलिथिक पीरियड के बाद और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले आती है तकनीकी दृष्टि से। क्योंकि भैया नौ पास आप देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें क्या मिल रहा है? कॉपर के बने हुए टूल्स मिल रहे हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज के बने हुए टूल्स मिल रहे हैं, ठीक है,
और नियोलिथिक में आप देख रहे हैं कि स्टोन के बने हुए टूल्स मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से जो टेक्निकल पॉइंट है वह इनका बीच का फेज है जहां से हम इनको रखते हैं। लेकिन यदि हम क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कालक्रम के अनुसार से देखें, तो यह जो संस्कृति है ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसका जो एग्जिस्टेंस है, इसका जो अस्तित्व है वह हमें देखने को मिलता है। उत्तर भारत के पुरातत्व में ताम्र निधियों का अत्यंत जो महत्वपूर्ण स्थान है वह हमें देखने को मिलता है। अब हम जब बात कर रहे हैं चालकुलिथिक पीरियड की, तो चालकुलिथिक पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटल हमें देखने को मिल रहा है दैट इज कॉपर। क्या मिल रहा है? तांबा। और तांबा जो है मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला प्रथम धातु है। ठीक है, क्या है? प्रथम धातु है। ठीक है, अब ऐसे में इसी चालकुलिथिक फेज से संबंधित एक अन्य, हालांकि उसके पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आपकी संस्कृति है जिसे हम कॉपर होड कल्चर के नाम से जानते हैं, ताम्र निधि काल के नाम से जानते हैं। अब इसमें और चालकुलिथिक पीरियड में क्या अंतर है इसको समझ लीजिए। देखिए, चालकुलिथिक पीरियड खुद बता रहा है कि चालको प्लस लिथिक, तांबा और पाषाण के उपकरण मिलेंगे। लेकिन जो कॉपर होड है नाम से स्पष्ट है ताम्र प्लस निधि, मतलब ऐसे उपकरण किसके बने होंगे? वो उपकरण प्योर कॉपर के, एकदम शुद्ध कॉपर के बने हुए उपकरण जो कि किस रूप में प्राप्त हो? होड के रूप में, निधि के रूप में, या फिर कह सकते हैं बेटे खजाने के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनको कहीं पर प्राचीन काल में पैसे को कैसे संरक्षित करते थे? जमीन के अंदर गाड़ देते थे, ऐसी जगह छिपा देते थे कि जिसको लोग आसानी से न खोज पाए। तो ये जो उपकरण प्राप्त हुए हैं कॉपर होड वाले, हमें ताम्र निधि वाले, ये ऐसे ही प्राप्त हुए हैं कि इनको जब आप कहीं से प्राप्त हुआ है ना, तो वो ऐसा लगता है देखने में कि इनको खजाने के रूप में किसी ने क्या किया, छिपाकर रखा है जमीन के अंदर, और ये अचानक से मिले। अधिकांशतः जो पुरास्थलों से जो आपके ताम्र निधियां मिली हुई हैं, कॉपर होड मिले हुए, ऐसा नहीं कि इनका बाकायदे सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन किया गया वहां से मिले, एक दो चार स्थलों से मिले हैं सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन से, लेकिन मैक्सिमम जो पुरास्थलों से जो आपके जो ताम्र निधियां मिली हैं, ये सडन अचानक से जो है कि इनके बारे में प्रमाण मिला है, कभी खेतों की जुताई के दौरान, कभी कुछ के दौरान जो है कि इनके जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिले हुए। ठीक है, यही कारण है कि क्योंकि ये एक खजाने के रूप में, निधि के रूप में प्राप्त रहे हैं और ये प्योर कॉपर के बने हुए हैं, यही कारण है कि इनका नाम ताम्र निधि संस्कृति या ताम्र निधि काल के रूप में हम जानते हैं। अब ये जो ताम्र निधि है यह कहां पर देखने को मिलता है, या फिर जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है इसका केंद्र क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो दोआब क्षेत्र है वह ताम्र पाषाणिक संस्कृति का केंद्र कहलाता था, और यहां का जो गंगा यमुना दोआब से सर्वाधिक ताम्र निधियां जो हैं हमें देखने को मिली हुई हैं। ठीक है, कौन सा रीजन? जो गंगा यमुना दोआब का रीजन है, वहां से सर्वाधिक मात्रा में जो ताम्र निधि है, जो कॉपर होड्स हैं, उनके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, खासकर यदि आपने ऊपरी गंगा घाटी का रीजन देखा। ठीक है, ऊपरी गंगा घाटी के रीजन को यदि आपने देखा तो वहां से जो है कि इस प्रकार के जो प्रमाण हैं आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब हम बात करेंगे कॉपर होड्स के बारे में, ताम्र निधियों के बारे में। दोस्तों, ताम्र निधियां, कॉपर होड, इनमें किस प्रकार के तांबे के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं? तो उसमें कांटेदार बर्छे का प्रमाण मिलता है, और ऐसा प्रमाण जो है तांबे के उपकरण भारत में सबसे पहले 1822 में कानपुर का एक क्षेत्र है बिठूर। क्या क्षेत्र है? बिठूर स्थान है, और वहीं से सबसे पहली बार इसी प्रकार के तांबे के उपकरण, जो कि क्या है? कांटेदार बर्छा है, जो कि क्या है? कॉपर होड टूल है, उसका प्रमाण हमें कानपुर के बिठूर क्षेत्र से मिला था। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी जो ताम्र निधि है वह मध्य प्रदेश के जो गुंगेरिया क्षेत्र है वहां से 1870 में मिला हुआ है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है बेटे आपके एग्जाम में यह आता रहा है कि सबसे पहला जो प्रमाण है वह कहां से मिला, तो कानपुर के बिठूर क्षेत्र में 1822 से मिला। सबसे बड़ी निधि मतलब कि जहां पे सबसे अधिक संख्या में खजाने के रूप में, निधि के रूप में उपकरण मिले हुए बेटे, वो 1870 में गुंगेरिया क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश का है, वहां से इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं।
गुंगेरिया समय सोचिए 424 उपकरणों की ताम्र निधि और उसमें 102 चांदी की वस्तुएं जो हैं वह मिली हुई। अब अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे उपकरण हैं, इनका वजन हल्का होगा। यदि आप कॉपर होड कल्चर के टूल्स को देखोगे बेटे तो ये काफी वजनदार भारी उपकरण हुआ करते थे। तो 424 जो उपकरण है ना, इनकी वजन बहुत अत्यधिक ज्यादा रही होगी। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में स्थित खुर्दी से जो ताम्र निधि मिली है उसमें नालीदार प्याले का जो प्रमाण है वह प्राप्त हुआ है। कहां से? राजस्थान के खुर्दी जिले से। ऐसे में ही प्याले हमें कहां से मिलते रहे हैं? ईरान के क्षेत्र में। जिस प्रकार का नालीदार प्याला राजस्थान के खुर्दी पुरास्थल से मिला है, इस प्रकार के प्यालों का प्रचलन हमें किस क्षेत्र में दिखाई देता है? जो ईरान के क्षेत्र हैं वहां पर भी हमें देखने को मिलता है, वहां पर लोकप्रिय जो है वह देखने को मिलते हैं। तो समहाउ जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार हैं, वो इस डॉट को उनसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं ईरान से प्रभावित रहे होंगे। खैर, उत्तर प्रदेश के बहादुराबाद में गंगा नहर की खुदाई के दौरान 1952 ईस्वी के दौरान जो है ताम्र निधियों की प्राप्ति हुई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि जो ताम्र निधियां हैं, इनकी सिस्टमैटिक एक्सकेवेशंस के दौरान इनके प्रमाण नहीं मिले हैं। ये अचानक से जो है, कभी कोई अन्य कार्य कर रहा हो व्यक्ति, दूसरा कार्य कर रहा हो, कभी जमीन की खुदाई कर रहा हो, नहर की खुदाई कर रहा हो, ठीक है, नींव की खुदाई कर रहा हो, खेत की जुताई कर रहा हो, ऐसे दौरान जो है इनके प्रमाण हमें देखने को मिले हैं। और ऐसा ही प्रमाण हमें उत्तर प्रदेश का जो बहादुराबाद है वहां से 1952 में जो नहर की खुदाई के दौरान जो है इसके प्रमाण हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अब तक हमें 80 से भी अधिक ताम्र निधियों का जो प्रमाण है वह भारत के अलग अलग क्षेत्रों से हमें देखने को मिला है। ऐसे में बंगाल का रीजन, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रीजन जो हैं वहां से आपके इस प्रकार के जो ताम्र निधियों का प्रमाण है बेटे वह देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पुरास्थल? राजपुर, परसू, बिजनौर, फतेहगढ़, बिठूर जो कि कानपुर, यहां से मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहली बार प्रमाण प्राप्त हुआ था, बिसौली, बदायूं, सरथौली, शाहजहांपुर, परिहर, मानपुर, सैफई, ये ऐसे पुरास्थल हैं जहां से इनके प्रमाण प्राप्त हैं। अब आपकी एग्जाम में बेटे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किन पुरास्थलों से जो कॉपर होड कल्चर है उनके प्रमाण प्राप्त हैं, या फिर ओसीपी, नाम याद रखना, ओसीपी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑकर कलर पॉटरी, हिंदी में बोलेंगे बेटे इसको गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड, या फिर जो है इसी को हम कपिस मृदभांड के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। जैसे पीजीडब्ल्यू जो है पेंटेड ग्रेवेयर, हर एक मृदभांड किसी न किसी काल से संबंधित है बेटे। जैसे हम जब कॉर्डेड वेयर की बात करते हैं, बैस्केट वेयर की बात करते हैं तो वो नौपाषाण काल से संबंधित है। जब हम रेड वेयर की बात करते हैं तो वो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। जब हम ओसीपी की बात करते हैं तो कॉपर होड कल्चर से संबंधित है। ठीक है, जब हम बात करते हैं पीजीडब्ल्यू की तो वो आयरन एज से संबंधित है। जब हम बात करते हैं एनबीपीडब्ल्यू की तो वो बुद्ध के काल या फिर बुद्ध के बाद का जो काल है मौर्यन काल तक जो है उसके प्रमाण मिलते हैं। वैसे ही बीआरडब्ल्यू की बात करते तो वो मेगालिथिक पीरियड से संबंधित है। तो हर एक मृदभांड की परंपरा किसी न किसी संस्कृति से संबंधित रही है। तो ये जो ओसीपी की एक मृदभांड परंपरा है, जो पात्र परंपरा है, वह किस कल्चर से संबंधित है? वह बेटे आपके जो कॉपर होड कल्चर है, जो ताम्रनिधि संस्कृति है, उससे देखने को मिलता है। ठीक है, गंगा यमुना दोआब के बाहर ताम्र निधियों की प्राप्ति कहां से हुई? देखिए मैंने अभी बताया कि मुख्यतः जो ताम्र निधियों का जो स्थल है वो गंगा यमुना दोआब का रीजन है। यही आपका केंद्र है जहां पे ताम्र निधियां हमें सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिली है, खासकर जब आप ऊपरी गंगा का क्षेत्र देखोगे तब। लेकिन गंगा के बाहर का प्रमाण कहां से मिला है? तो ऐसे में बिहार के छोटा नागपुर में हामी रीजन से, बरगुंडा रीजन से और कौशल्या रीजन से। वहीं पे पश्चिमी बंगाल में तजा
तमाजुरी से, उड़ीसा में दुनेरिया से, भागा रापीर से इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और मध्य प्रदेश में पौंडी, महाराष्ट्र में दायमाबाद और कर्नाटक के कल्लूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का रीजन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और इन सभी रीजन से जो है हमें किसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो ताम्र निधियां हैं उनके प्रमाण जो है बेटे हमें देखने को यहां से मिलते हैं। अब इन ताम्र निधियों में एक बड़ी विशिष्ट आकृति प्राप्त होती है, यदि आप लोगों ने कभी देखा होगा, हालांकि मुझे बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार की जो संरचना है, ठीक है, वह हमें एक मानव की आकृति की आकार की संरचना जो है देखने को मिलती है उपकरण के रूप में, जिसे हम एंथ्रोमॉर्फिक फिगर के रूप में जानते हैं। मानव आकृति कहते हैं, जो कि प्योर कॉपर का बना होता था और काफी भारी होता था, ठीक है। तो ताम्र संग्रहों में सबसे रहस्यमय वस्तु तांबे की बनी हुई हमें मानव आकृति देखने को मिलती है। अब यदि हम इस मानव आकृति को देखें तो प्रत्येक मानव की आकृति लंबाई उसके चौड़ाई से अधिक होती थी, और लेकिन बिसौली से जो प्राप्त पुरास्थल है वहां से मानव आकृति इसका अपवाद है। 2001 में 31 ताम्र मानव आकृतियां मुरादाबाद के जो मदरपुर रीजन, जो कि यूपी में पाया गया है, वहां से इसका प्रमाण प्राप्त है। और मदरपुर ताम्र मानव आकृतियों का निर्माण का यह एक केंद्र माना जाता है। अब देखिएगा बेटे, जिस प्रकार के यह मानव आकृतियां हैं, ठीक है, इस मानव आकृतियों को देखने के बाद अब इनका पर्पस क्या रहा होगा, इनका उद्देश्य क्या रहा होगा, किस लिए मानव आकृतियां बनाई गई, आज भी इसको लेके विद्वानों के बीच में क्या है, एक मतभेद है, एक डिस्प्यूट है। क्योंकि भैया कुछ विद्वान कहते हैं कि इसको फेंक कर चिड़िए को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा होगा, वहीं पे कुछ मानव कहते हैं कि इसकी पूजा की जाती रहेगी। अब यहां पे अलग अलग, और सबने एक दूसरे के जो सिद्धांत, जो थ्योरी दिए गए, विचार दिए गए, सबने एक दूसरे का खंडन किया। एक कहते हैं कि यदि चिड़ियों को मारकर मारने के लिए है तो ये इतना भारी है कि इससे सटीक निशाना लगाने का कोशिश बहुत ही क्या होगा, मुश्किल से लगता रहा होगा, क्योंकि बहुत भारी है। और किसी चीज को यदि आपको शिकार करना है तो वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि एक्यूरेट निशाना लग सके, वो लाइट वेट हो और ऐसा हो कि वो आपके ऑब्जेक्ट पे जाके सही से बैठ पाए। दूसरा, इसके पूजा किए जाने का कोई विशिष्ट प्रमाण हमें किसी पुरास्थल से देखने को भी नहीं मिलता। तो जो थ्योरीज इनको दी गई, किस पर्पज के लिए बनाया गया, ये अभी तक कोई बहुत प्रूवन जो थ्योरी है वह देखने को नहीं मिलती। ठीक है, यही मदरपुर रीजन से यहां पे हाथ उठाए हुए मानव आकृति का एक नमूना मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के स्तर से मानव आकृति का एक टूटा हुआ नमूना हमें कहां से मिलता है, यह हमें लोथल से मिला हुआ है। तो सामान्यतः जब हम एंथ्रोमॉर्फिक फिगर की बात करते हैं तो सामान्यतः जो एंथ्रोमॉर्फिक फिगर है वह कहां से मिलता है, कॉपरवुड कल्चर की देन मानी जाती है। लेकिन उसी में एक टूटा हुआ जो नमूना है वह हमें कहां से मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरास्थल लोथल, जिसे आप सभी जानते हो, अपने गोदीवाड़े के लिए, अपने डॉकयार्ड के लिए, बंदरगाह के लिए पुरास्थल प्रसिद्ध है लोथल। ठीक है, तो अब यहां से इस प्रकार के जो प्रमाण है वह देखने को मिले हुए। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलता है उपकरणों में, श्रृंगिका तलवार का जो प्रमाण है, एंटीना स्वॉर्ड्स का जो प्रमाण है वह देखने को मिला है। ठीक है, तो दो एंटीना वाले जो तलवार हैं वह उत्तर हड़प्पा स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं, सनौली। सनौली बहुत फेमस पुरास्थल दोस्तों। सनौली से हमें रथ का प्रमाण मिला। ऐसा कहा जाता है ना कि महाभारत कालीन रथों का प्रयोग किया जाता रहा है। आपने इसकी एक डॉक्यूमेंट्री सुनी होगी, सनौली एक रहस्य, मनोज वाजपेयी शायद हैं उस पर, आप जाएंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। सनौली बहुत अच्छा पुरास्थल है, काफी रिच साइट है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्कियोलॉजी। वहां पे काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, रथ का प्रमाण मिला है। ठीक है, ऐसे में इसी पुरास्थल से जो है इसी प्रकार के दो एंटीना वाले जो तलवार के जो प्रमाण हैं वह हमें यहां से देखने को मिलते हैं। और दक्षिण से इस प्रकार के श्रृंगिका तलवार का एकमात्र उदाहरण रायचूर जिले में स्थित जो कल्लूर क्षेत्र, कहां पे है बेटे, कर्नाटक क्षेत्र में है, वहां से इस प्रकार का जो प्रमाण है वह प्राप्त है। इसके अलावा अन्य प्रकार के उपकरणों की बात करते हैं कॉपरवुड में, तो उसमें सोल्डर्ड सेल्ट का प्रमाण, ठीक है, चपटे अगर स्कंधित कुल्हाड़ी का प्रमाण, ठीक है, चपटे पूरा कुठार का प्रमाण, मध्य कटक युक्त भालों का प्रमाण जो है वह हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मत्स्य भालों के जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। और ये आपके शिशुपालगढ़ और हस्तिनापुर के जो आपके तांबे के कांटेदार बर्छे, तांबे की जो हारपून के जो प्रमाण है वह मिले हुए हैं।
कड़ा या फिर छल्ला जो रिंग कहते हैं इनके प्रमाण मिले हैं। चिपटी, सपाट, कुल्हाड़ी, फ्लैट सेल्ट के प्रमाण मिलते हैं। सब्बर या खंती, बार सेल्ट के प्रमाण मिलते हैं। दूधारी तलवार, ठीक है, डबल एज्ड एक्स के प्रमाण हमें यहां मिलते हैं। परसु आपके हैचेस के जो प्रमाण हैं वह हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब आगे कुछ देखिए, ये जितने मैंने चीजें नाम बताई थी वो आपके क्या है, ताम्रनिधि के अंतर्गत जो उपकरण प्राप्त होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनके नाम मैंने बताए। सर्वप्रथम एक बड़े ही महत्वपूर्ण हिस्टोरियन है जिनका नाम है वीए स्मिथ। तो उन वीए स्मिथ ने जो है कि ताम्रनिधियों के संदर्भ में अपने विचार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए थे। और जबकि एक बड़े ही अन्य महत्वपूर्ण विद्वान है हाइन गोल्डन ने इन ताम्रनिधियों का संबंध किससे जोड़ा था, आर्यों से जोड़ा था कि भैया जो ताम्रनिधि है यह किसके द्वारा विकसित की गई, किसके द्वारा स्थापित की गई, आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी। हालांकि अब आर्यों की जो थ्योरी है वो रिजेक्ट किया जा चुका है। आर्यों की थ्योरी को लेकर बड़े ही इंपॉर्टेंट जो आपके विद्वान हैं, जिसमें आपके मार्टिमर व्हीलर हैं, वी गॉर्डन चाइल्ड हैं, उनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने इस सिद्धांत का काफी अच्छे से प्रतिपादन किया था। लेकिन हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरास्थल है राखीगढ़ी, उससे जिस प्रकार के साक्ष्य प्रमाण मिले, आपने नाम जानते होंगे तो जानते होंगे, प्रोफेसर बसंत सिंधे ने जो हाल ही में वहां पे डीएनए के थ्रू काम किया है, उससे स्पष्ट हो चुका है कि आर्य भारत में बाहर से नहीं आए थे बल्कि यहीं के मूल निवासी थे, और उनके ही द्वारा जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि का जो निर्माण है वह किया गया था। ठीक है, खैर, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो कॉपर हुड कल्चर है, ठीक है, जो आपके ताम्रनिधि संस्कृति है, उसका विकास किसने आर्यों के साथ जोड़ा है, तो वह जोड़ा है आपके हाइन गोल्डर ने। ठीक है, इसके अलावा स्टुअर्ट पिगट ने उनके मत का जो है समर्थन किया था। मैंने आप लोगों को स्टुअर्ट पिगट के बारे में बार बार बताया है। ये स्टुअर्ट पिगट वही भाई साहब हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, इन्होंने जो बुक लिखी है ना, प्री हिस्टोरिक इंडिया, और इस प्री हिस्टोरिक इंडिया बुक में जो है इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि हड़प्पा एंड मोहेंजोदारो इज द ट्विन कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा एंड जो मोहेंजोदारो है यह क्या है, यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी है। ये इन्हीं भाई साहब ने कहा है। ठीक है, और इन्होंने जो हाइन गोल्डर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि ताम्रनिधि आर्यों के द्वारा लाई गई थी, उनसे जोड़ा है, और उसी का समर्थन ये स्टुअर्ट पिगट ने किया है। लेकिन बाद में पिगट ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक इंडिया में ताम्रनिधियों का संबंध किससे जोड़ा है, सिंधु सभ्यता के उन विस्थापित लोगों से जोड़ा है जो सिंधु घाटी के अपने मूल स्थान से भगा दिए गए। तो पहले तो इन्होंने समर्थन किया कि नहीं भैया, आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं, आप ही तो हैं जो कि बिल्कुल सही बात कहते हैं। लेकिन बाद में अपनी बात से क्या मार गए, पलटी मार गए। और पलटी मारे तो क्या कहे कि नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी एक बुक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसको पढ़ो। और कहा कि उन्होंने जो ताम्रनिधि हैं ये कोई आर्यवार नहीं लाए, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता के वो लोग हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के से क्या हो गए थे, विस्थापित हो गए थे, अपने स्थान से भगा दिए गए थे। उनके द्वारा जो है बाद में क्या किया गया, इनका इस संस्कृति का निर्माण किया गया। वी गॉर्डन चाइल्ड अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के प्रयोग एवं उनके लाभों का वर्णन किया है, और बीबी लाल ने इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों पर व्यापक रूप से जो है अपने कार्य किए हुए हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम यहां पे जब ओसीपी की बात कर रहे हैं, ऑकर कलर पॉटरी की बात कर रहे हैं, तो एक चीज आप जरूर ध्यान में रखें, ये जो ओसीपी है बेटा, देखो मैं अभी अलग से मृदभांडों को पढ़ाऊंगा, मैं अभी अलग से, जैसे एनबीपीडब्ल्यू पे क्लास लगेगी, ठीक है, पीजीडब्ल्यू पे क्लास लगेगी, ओसीपी पे क्लास लगेगी, सब पे मैं डिस्कस करूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को ओसीपी को पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि यदि आप सभी जून 2025 यूजीसी नेट हिस्ट्री, यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी से प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, या फिर आप सीयूटी पीजी हिस्ट्री, सीयूटी पीजी एएससी एंड आर्कियोलॉजी, या फिर सीयूटी पीजी
एमए हिंदू स्टडीज का प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, दो ऐसे कोर्सेज CUET PG एमए हिंदू स्टडीज और दोस्तों यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी से संबंधित एकमात्र चैनल है दोस्तों जो कि आपको लगातार इस प्रकार के जो कंटेंट है आप सभी तक प्रोवाइड कराता है। हम लाइव बैचेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशंस, उनके आंसर कीज, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको पीडीएफ नोट्स मटेरियल्स, डायरेक्ट मेंटरशिप, सभी प्रकार की जो चीजें दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर दोस्तों आपकी कोई क्वेरी है तो आप दोस्तों सीधा हमारे इस चैनल के नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारा आप जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, आप उसे डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के पश्चात जो है दोस्तों आप वहां से बैचेस, मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ओसीपी की। ओसीपी दोस्तों जोड़ा जाता है किससे? कॉपर होड़ से जोड़ा जाता है, ठीक है। ताम्रनिधि से इसको जोड़ते हैं और ओसीपी का सर्वप्रथम जो प्रमाण है बेटे, ठीक है, यह कहां से मिला था? तो ध्यान रखिएगा, राजपुर परसु और दूसरा बिशौली जो कि बदायूं में पड़ता है, यहां से जो है इसके प्रमाण सबसे पहली बार हमें देखने को मिले थे। बीबी लाल का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों ने आज के सेशन में कॉपर होड़ को ब्रीफली डिस्कस करने का प्रयास किया। मैं बोल रहा हूं ओसीपी पे मैं अलग से भी क्लास लूंगा, उसमें पीजीडब्ल्यू की अलग क्लास चलेगी, एनबीपीडब्ल्यू की अलग क्लास चलेगी, पीजीडब्ल्यू की अलग क्लास चलेगी, ओसीपी की, बीआरडब्ल्यू की, जितने महत्वपूर्ण मृदभांड हैं, रोमन मृदभांड जो हैं, उनके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक एक छोटी छोटी जो आपकी वीडियोस हैं आप लोगों को मिलती रहेंगी। बस आप चैनल पे बने रहें और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और दोस्तों आप सभी वीडियो देखने के बाद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी आप सभी जरूर से करें। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप में कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे चालकोलिथिक पीरियड के बारे में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।